नमस्कार, मैं हूं ब्रज किशोर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द हेल्थ केयर टुडे में। हम प्रत्येक सप्ताह आप सभी को कई बीमारियों के प्रति जागरूक करते हैं। आज का यह प्रोग्राम आपके विश्वास पर चोट करने वाली रिपोर्ट साबित होगी। हम 21वीं सदी में हैं। मेडिकल साइंस को लेकर पूरा वर्ल्ड एकजुट होकर काम कर रहा है। लाखों रुपए खर्च कर अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। इसके बावजूद आज भी कुछ मरीज अपनी बीमारी को लेकर बाबाओं के भभूत, झाड़ फूक या झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। आपने अपने शहर में डॉक्टर बाबा खान बंगाली और ऐसे ही कई सारे विज्ञापन सिटी केबल, न्यूज़पेपर या अन्य जगहों पर देखे होंगे। एक टीवी वाले बाबा तो समोसे और जलेबी से भी अपने भक्तों का इलाज करते नजर आते हैं। लेकिन आपके विश्वास के साथ धोखा हो रहा है। आप छले जा रहे हैं। आपकी बीमारी जो चंद दवाइयों में ठीक हो सकती थी, वह बाबाओं और झोला छाप डॉक्टर के मकर जाल में गंभीर होती जा रही है। भारी भीड़ का हुजूम, झुकते सर, रोते बिलखते लोग अक्सर अपनी परेशानियों को लेकर दरगाहों, बाबा फकीरों के पास पहुंचते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दरगाहों, बाबा फकीरों के पास भूत उतारने से लेकर कैंसर जैसी बीमारियों तक का इलाज करने का दावा किया जाता है। अंधविश्वास का ये यकीन इस कदर अंधा हो चला है कि अब मेडिकल सेक्टर पर भी हावी होता जा रहा है। मरीज को जब सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर की होती है, तब उसे इलाज के नाम पर बाबाओं के द्वार ले जाया जाता है। भारत में ना जाने कितने ही लोग तंत्र मंत्र विद्या में फंसकर रह जाते हैं और इलाज में देरी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। एक बात स्पष्ट कर दूं कि देश भर में पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिंग असिस्टेंट जब बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को देखे खुद मरीज की बीमारी डायग्नोज करने के साथ साथ इलाज करने लगता है, तो वह झोला छाप डॉक्टर बन जाता है, जो हमें मौत के नजदीक कभी भी खड़ा कर सकता है। हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ की देश भर में सख्त जरूरत है। उन्हें सरकार ट्रेंड करने की भी बात कर रही है। लेकिन आप अपनी उपयोगिता सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने तक ही सीमित रखें। याद रहे, एक MBBS डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान मरीज की मौत होती है और उसके परिजनों को लगता है कि नेग्लिजेंसी हुई है, तो उसकी जांच होती है। डॉक्टरों की टीम उसकी जांच करती है। लेकिन यदि पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा ट्रीटमेंट के दौरान मरीज की मौत हो गई, तो कोई जांच नहीं, सीधा जेल भेजे जाने का प्रावधान है। इस वक्त हमारे साथ गुड़गांव के भनोट हॉस्पिटल के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर SP भनोट मौजूद हैं। बाबाओं के मकर जाल पर उनसे देखिए हमारे संवाददाता अंजलि चौधरी की बातचीत। तो हमारे साथ है डॉक्टर भनोट सर। आप 15 साल से कैंसर स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आपके पास कितना % ऐसा मरीज आता है जो बाबाओं के दर से धक्के खाकर फिर आपके पास आता है? देखो, ये हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से 70-80% कैंसर के मरीज तो तब आते हैं जब वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में होते हैं। और जो स्टेज 3 और स्टेज 4 में हमारे पास आते हैं, तो इसका मतलब है वो काफ़ी टाइम अपना इधर उधर इलाज करा के ख़राब कर चुके हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो देसी इलाज करा के या अपना झाड़ा वगैरह लगवा के हमारे पास आते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल आपके इलाज में एक मरीज को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? हमारे पास तो अगर पहले पेशेंट आता है तो मैं पहले पेशेंट को ऑप्शन देता हूं कि आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाता है कि मैं मरीज किस लेवल पे बातें समझने में समर्थ है। अगर हमें ये लगता है कि मरीज सीधा ये मेरे से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए इसका कैंसर कौन सी स्टेज में है, तो मेरे लिए ये बड़ा आसान हो जाता है उसे समझाना, क्योंकि मेरे को उसके IQ लेवल का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई मेरे को इस लेवल पे बात करनी है। अगर वो ये पूछता है कि डॉक्टर साहब पहले मुझे बताइए ये बीमारी क्या है, तो फिर मैं अपना लेवल और नीचे डाउन करके उसे मैं बताता हूँ कि भाई ये एक बीमारी है, ये एक गांठ है, ये गांठ TB की भी हो सकती है, कैंसर की भी हो सकती है, और इसका इलाज करने के लिए हमें इन टेस्ट की आवश्यकता है, और इन टेस्ट के हिसाब से आपकी बीमारी की ये स्टेज बनेगी और इस स्टेज के हिसाब से आपको ये रिजल्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि हमें पेशेंट का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो किस लेवल पर खड़ा है। जब ये सारे पेशेंट आपके पास आते हैं तो वक्त काफ़ी ज़ाया हो जाता होगा, तो आपके लिए वो चैलेंज कितना बड़ा हो जाता है फिर? देखिए, कैंसर के इलाज के अंदर सबसे पहले तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कैंसर के मरीज को कौन सी अवस्था में ट्रीट कर रहे हैं। अगर कैंसर के मरीज को आप स्टेज 1 या स्टेज 2 में ट्रीट करेंगे
तो उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और अगर उसी मरीज को अगर आप तीसरी या चौथी अवस्था में ट्रीट करेंगे तो उसके वो रिज़ल्ट कभी भी नहीं आ पाएंगे जो पहली और दूसरी अवस्था में आ सकते थे। तो अगर कोई मरीज हमारे पास तीसरी या चौथी अवस्था में आता है, टाइम निकाल के आता है, तो उसको वही रिज़ल्ट मिल पाएंगे जो तीसरी और चौथी अवस्था के। सर, हमने बहुत सारे ऐसे केस भी देखे हैं जहाँ पर लोगों को इन झाड़ फूस से फ़ायदा पहुँचता है, वो उससे ठीक हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़्यादातर वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई हमें उन झाड़ा लगाने से आराम मिला है, ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर बीमारी का साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा होता है। अंग्रेजी दवाइयों के अंदर भी एक वर्ड यूज़ किया गया है जिसे हम कहते हैं प्लेसिबो। उसके अंदर सॉल्ट कुछ नहीं होता है प्लेसिबो में, लेकिन एक वो गोली के फॉर्म में वो पेशेंट को सपोज़ दे दी जाती है। तो कई पेशेंट्स ये कहते हैं कि हाँ भाई हमें इससे आराम मिला है, तो वो प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं हम उसको। तो वही प्लेसिबो इफेक्ट उनको झाड़ा से मिल रहा है, वही प्लेसिबो इफेक्ट उनको एलोपैथिक मेडिसिन से मिल रहा है। सर, क्या कारण है कि अभी भी लोग इलाज के नाम से इतना डरते हैं? वो बाबाओं के पास जाना पसंद करते हैं, झाड़ फूस लगवाना पसंद करते हैं, लेकिन इलाज के नाम से डरते हैं, ऑपरेशन के नाम से डरते हैं। इसका क्या कारण है? लोगों की धारणा पहले तो अंग्रेजी दवाइयाँ और ऑपरेशन के प्रति कम है। वो इसको तभी अपनाते हैं जब उन्हें लगता है कि भाई हमारी बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। पहली प्रायोरिटी वो हमेशा इसी बात को देते हैं कि हमारी बीमारी गोलियों से ठीक हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन लगवाना पड़ जाए, और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो वो डॉक्टर भनोट, आप सरकारी अस्पताल में एक दशक से ज़्यादा काम कर चुके हैं। यदि पैसे की कमी के कारण मरीज बाबाओं के पास जाता तो उसे सबसे पहले सरकारी अस्पताल पहुंचना चाहिए था। झोला छाप या बाबाओं के चक्कर में कैंसर जैसी बीमारी को लाइलाज कर कोई मरीज आपके पास पहुंचा हो तो बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि यह ज़रूरी नहीं है कि अगर सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री हो रहा है तो सारे के सारे मरीज वहीं पे आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि भाई मरीज सबसे पहले उसी के पास जाता है जहाँ पे उसका फेथ होता है, और फेथ उनका जो बाबा हैं, जो उनकी आम ज़िंदगी के अंदर घुले मिले हैं, तो सबसे पहले वो अपनी बीमारी का चर्चा उन्हीं लोगों के साथ करते हैं। अगर उनसे उनको आराम नहीं मिलता तब वो जाके किसी सरकारी अवस्था के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर आते हैं। तो सरकारी अस्पताल के अंदर हमारे पास ऐसे कई पेशेंट थे जो किसी दूसरी विधि से इलाज करवा रहे थे, और हमारे पास कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई दूसरी विधि का डॉक्टर खुद हमारे पास लेके आया कि जी इनका कैंसर तो हमने ठीक कर दिया है। अब आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मरीज़ आया हमारे पास, उसको मुंह का कैंसर था, और वो किसी दूसरे बाबा के पास या किसी दूसरे डॉक्टर के पास इलाज करवा रहा था, और उसने कहा कि भी मैंने 6-7 महीने तक इसका कैंसर का इलाज कराया, अब कैंसर तो इसका ख़त्म हो गया क्योंकि ये बाहर छेद हो गया है और ये कैंसर अब इसका इस छेद से बाहर निकल गया। अब आपके पास मैं मरीज इसलिए लेके आया हूँ कि आप इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दिए। अब ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो उस छेद को हम लोग कह रहे हैं कि ये कैंसर पहली से चौथी अवस्था में आ गया है, और दूसरी तरफ उसी छेद को वही डॉक्टर इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब ये कैंसर इस छेद के द्वारा आपके शरीर को छोड़ के जा चुका है। दोनों बातें बिल्कुल आपस में एक विरोधाभास हैं, क्योंकि वो पहली स्टेज थी और ये चौथी स्टेज है। अब इस चौथी स्टेज के अंदर मरीज का ऑपरेशन होना मुमकिन नहीं है, लेकिन पहली स्टेज के अंदर इसका ऑपरेशन होना मुमकिन था। अब मरीज अपने अंधविश्वास के चक्कर में इतना फंस गया है कि उसको उस बाबा की बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि हाँ कैंसर तो निकल गया है, लेकिन ये छेद हो गया और ये छेद सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी से भरा जा सकता है। हमारे संवाददाता निशांत कौशिक ने भी इसी मुद्दे पर धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमन कुमार से बात की। देखिए क्या कहते हैं डॉक्टर अंशुमन। डॉक्टर अंशुमन, 20 साल आपका कैंसर सर्जरी में अनुभव रहा है। 20 साल के एक्सपीरियंस में अमूमन देखा जाता है कि कैंसर पेशेंट जो है तीसरी या चौथी स्टेज में आपके पास पहुंच पाते हैं। इसका कारण क्या है, और फर्स्ट स्टेज में कितने कैंसर के केस फाइंड किए हैं आपने? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो कैंसर के मरीज हैं, खास करके हिंदुस्तान की अगर बात करें, तो स्टेज 3 या स्टेज 4, मतलब जिसको हम कहते हैं कैंसर का स्टेज आगे की तरफ बढ़ गया है, इसमें ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं। और अगर आंकड़े की बात करें तो आज भी अर्ली स्टेज में हम सिर्फ 10 से 20% कैंसर को पकड़ पाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, और सबसे अहम बात जो है इसके पीछे जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी हमारे समाज में, जो कि कैंसर
के बारे में इतना डर बना हुआ है कि कैंसर की बीमारी अगर पकड़ में आ गई तो क्या होगा, कैसे इसका इलाज होगा। या आमतौर पे जो क्वैक बैठे होते हैं, जो प्रॉपर तरीके के डॉक्टर नहीं हैं, कैंसर के लक्षण को पकड़ नहीं पाते हैं और उसका आमतौर से इलाज चलता रहता है। उदाहरण के तौर पे अम्ल एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, एसिडिटी की दवा चल रही है, बाद में 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद ये पता चलता है कि इनको पेट का कैंसर था। यहाँ पे एक इग्नोरेंट है। बहुत सारे कैंसर के मरीज डिटेक्ट हो जाते हैं अर्ली स्टेज में, छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन बड़े अस्पताल में या जहाँ पे कैंसर का उपचार संभव है वहाँ आने में डरते हैं और बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपने भी टेलीविज़न और इन सब पे काफ़ी देखा होगा, कई बाबा क्लेम करते हैं कैंसर का इलाज कर रहे हैं, जो कि सच नहीं है। जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक पद्धति उपलब्ध है, कैंसर का इलाज उसी से संभव है, इसलिए गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ लेते हैं तो एक तो इलाज संभव है, मरीज ठीक हो जाता है, खर्चे कम आते हैं और दोबारा होने की संभावना भी खत्म हो जाती है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए सबको एकजुट होकर कैंसर जैसी बीमारी से लड़के या तो प्री कैंसर स्टेज में पकड़ें या अर्ली स्टेज कैंसर में पकड़ें, तभी इलाज संभव होगा। डॉक्टर साहब, जो गांव से लोग आते हैं, पेशेंट जो आते हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि वो पहले बाबाओं और तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं, झाड़ फूंक, ताकि वो सोचते हैं कि शायद हमारी जो बीमारी है इससे ठीक हो जाए। ऐसे कितने % पेशेंट हैं जो इन चक्करों में घूमने के बाद आपके पास पहुंचते हैं? बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंचने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी कम है। अगर आप ऐसा माने तो 10 में से सिर्फ 4 मरीज डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट लेके या शक के तौर पे ऑन्कोलॉजिस्ट को संपर्क करते हैं। 6 मरीज या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसी जगहों पे क्वैक से मिल रहे होते हैं या बहुत घबराहट में किसी मन की शांति के चक्कर में या डर की वजह से बाबाओं के पास जाते हैं। बाबाओं के पास जो होके आते हैं उनमें एक बहुत ही अजब सी बात देखने को मिलती है कि बाबा को या तो भस्म या किसी तरह की दवा देते हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, और कैंसर बढ़ जाता है तो कहते हैं कैंसर ठीक हो रहा है, ट्यूमर गल के बाहर निकल रहा है। ये आमतौर पे देखा जाता है। वो इस तरह से कन्विंस कर लेते हैं मरीजों को, और जब एडवांस स्टेज में कैंसर आता है और हतोत्साहित मरीज और उसके परिवारजन होते हैं, उस समय उनको सिर्फ इलाज की जरूरत नहीं होती है, एक मन को सपोर्ट, मोरल सपोर्ट की भी जरूरत हो जाती है। मरीज का दिल जीतने में डॉक्टर बाबाओं के कंपैरिजन में पीछे क्यों रह जाते हैं? जल्द आएंगे इसी सवाल के साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद? तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 0124 442 6059 995 302 3767 या 999 046 5739।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मदीप संधू। डॉक्टर सिंधु, आपकी नज़रों में बाबाओं में ऐसी कौन सी सम्मोहन विद्या होती है जो लोग उन पर इतना विश्वास कर अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं? ऐसी सम्मोहन विद्या के लिए डॉक्टर क्या करें? मैं कहना चाहूँगा कि सम्मोहन विद्या तो कुछ लोगों में नेचुरल होती है और कुछ लोग सीख लेते हैं। जहाँ तक बाबाओं की बात है तो ये कहना चाहेंगे, उनके पास जो लोग जाते हैं कहते हैं कि उनके पास गरीब जाते हैं, और गरीबी का और अनपढ़ता का, अंधविश्वास का, तीनों का गहरा नाता है। जो गरीब है बाबाओं के पास में ये सोच के जाते हैं कि शायद डॉक्टर के पास इलाज महंगा मिलेगा, हो सकता है कि वहाँ सस्ता मिले, एक ये कारण रहता है। दूसरा कारण उनका ये रहता है कि शायद ये बीमारी नहीं है, ये तो कोई ओपरी हवा है और इस वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है, सुपर नेचुरल पावर है जो बाबाओं के पास, वो ठीक कर देगी। और तीसरा ये भी रहता है कि बाबाओं के चेलों के माध्यम से या किसी आस पड़ोस के माध्यम से उसने सुना होता है कि वहाँ पे ऐसा हो जाएगा और ठीक हो सकता है। तो आम तौर से वो लोग उनके ऊपर इसलिए विश्वास करके जाते हैं, एक तो जो बाबा है वो उसी क्लास को बिलोंग करता है, उसी तबके से बिलोंग करता है, उस जैसी ही भाषा जानता है और वो उसको अपने जैसा मिलता जुलता लगता है और उसके अंदर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर्स की अगर बात करें तो ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को ये सम्मोहन विद्या सीखने की। डॉक्टर का काम बीमारी को समझने का है, बीमारी को सही तरीके से उपचार करने का है और मरीज का कष्ट दूर करने का है। अगर कोई बीमार आता है, हाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा, डॉक्टर को, सच्चा डॉक्टर वही है जो मरीज की भाषा में बात सुन पाए, उससे बात कर पाए। दूसरी बात ये कि वो उसकी बात को पूरा सुने, समझे, उससे अपनापन दिखाए। उससे रैपो इस्टेब्लिश हो जाती है, वो शायद किताबी बातों से नहीं हो सकती। उसके मन की बात जरूर सुने, और जब सुन लेते हैं तो सम्मोहन शक्ति तो नहीं आएगी, लेकिन जो विश्वास होने की प्रगाढ़ शक्ति है वो मरीज को ठीक करने में ज़रूर मदद करेगी। और जो डॉक्टर के पास में अपनी एक अलग वो है, पावर है, वो है उसकी नॉलेज। जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है और जो उसकी खुद की प्रैक्टिसेस रही हैं इतने सालों से करने की, उन सबको मिला के जब वो इलाज देता है तो शायद वो सम्मोहन शक्ति से भी ज़्यादा कारगर रहता है और इसीलिए लोग ठीक भी होते हैं। डॉक्टर अंशुमन और डॉक्टर भनोट, आप दोनों से एक ही सवाल। एक बात समझ में नहीं आई कि बाबाओं के पास आखिर ऐसी कौन सी विद्या है जो आप डॉक्टरों के पास नहीं। बाबाओं से लोग इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि खुली आंख से भी बाबाओं के सच और झूठ में वह फर्क नहीं कर पाते। आखिर आपकी ओर से मरीज का दिल जीतने में कमी कहाँ रह जाती है? इम्प्रेस होने वाली बात नहीं है। होता क्या है कि मेडिकल साइंस को अप्रोच करने में जो हिंदुस्तान में देखा गया है, सबसे पहला हर्डल जो हम लोग फेस कर रहे हैं, फाइनेंस। मरीज के पास पैसे की अगर सुविधा नहीं हो तो डरता है किसी भी अस्पताल में जाने के लिए। दूसरी बात, बाबा लोगों को क्योंकि इस बीमारी की जानकारी नहीं है, इसलिए डेयरिंग होके एक साहसी कदम से कुछ भी क्लेम कर देते हैं कि मैं कैंसर को ठीक कर दूंगा। ये एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसको ऑन्कोलॉजी की जानकारी है वो कभी नहीं कर सकता। उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जांच और प्रॉपर तरीके से उपचार की पद्धति को बता के इलाज करता है। इसलिए ये जो एक रेगुलेशन नहीं है, डॉक्टर के ऊपर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है, लेकिन बाबा के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। बाबा कुछ भी गलत करता रहे उसको रोकने वाला नहीं है, जो कि डॉक्टर के पास नहीं होता है। इम्प्रेस नहीं है, दुस्साहसी कदम है उनका। जो इलाज है ना, वो इलाज एक 3-4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कि सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि भाई मरीज का विश्वास किसके ऊपर है, यानी कि फेथ के ऊपर, यानी फेथ, कम्युनिकेशन। और तीसरी बात यह है कि आप अंधविश्वास को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये जो बाबा लोग हैं, इनका सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये आम जनता की उनके साथ ही घुले मिले हुए हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो मरीज़ का पहला कांटेक्ट होता है वो इन्हीं के साथ होता है। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का कम्युनिकेशन जो है ये आम मरीज़ के लेवल पे होता है। वो उन्हीं की भाषा में बात करेंगे, उन्हीं की दिनचर्या पूछेंगे, तो उससे मरीज़ का उसके प्रति विश्वास डेवलप हो जाता है, और जिसकी वजह से उसको ये भी मालूम है कि ये अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वास का इस्तेमाल करके वो उनको एक तरह से ट्रीट करने लग जाते हैं। जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है, डॉक्टर जितना भी कम्युनिकेशन करेगा वो अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में करेगा, जो साइंटिफिक लैंग्वेज कई बार मरीजों को समझ में आती है, कई बार मरीज को समझ में नहीं आती। हमारे लेवल पे होना ये चाहिए
कि हम कम्युनिकेशन को इस तरह से बनाएं कि मरीज अपनी भाषा में उसको अपनी बीमारी को अच्छी तरह से समझ पाए, वो बीमारी को भी समझ पाए, बीमारी के साइड इफ़ेक्ट्स को भी समझ पाए, और ना कराने की स्थिति में बीमारी उसको कहाँ तक पहुँचा सकती है ये भी समझ पाए। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की बात सामने आती है। डॉक्टरों को चाहिए कि वे मरीज का अपना बनकर बात करें, उनके विश्वास को जीते। हाँ, एक बात और, कई बार देखा गया है कि मरीज यदि डॉक्टर से कुछ ज्यादा सवाल कर गया तो सीनियर डॉक्टर मरीज के सवाल का जवाब न देकर सीधे कह बैठते हैं, डॉक्टर मैं हूं या आप। ना, डॉक्टर का धर्म है कि वे मरीज को इलाज के प्रति पूरी तरह से संतुष्ट कर भेजे। आप मरीजों को भी एक सलाह, अपनी बीमारी और इलाज को पूरी तरह से समझें, लेकिन कई बार आपके बहुत ज्यादा गैर जरूरी सवाल से सामने वाला का झल्लाना लाजमी हो जाता है। लेकिन यदि डॉक्टर आपकी बीमारी और उसके इलाज को बेहतर से नहीं समझाकर सिर्फ मेडिसिन लिखकर भेजना चाह रहे हैं तो आप डॉक्टर बदल लें, क्योंकि संभव है वे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रट्टा मारकर सिखाए गए दवाइयों का नाम तक ही जानते हों, इसलिए वे आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के एंटी क्वैकरी सेल के एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल बंसल से। डॉक्टर बंसल, झोला छाप डॉक्टरों के मामले में कानून क्या कहता है? देखिए, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 का बनाया हुआ है, जिसके तहत 70 बीमारियों के बारे में किसी भी प्रकार का भ्रामक विज्ञापन या दावा करना कि मैं बीमारी को ठीक कर सकता हूं, कानूनी जुर्म है, जिन पे की कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए। इन 70 बीमारियों में आप सारी बीमारियां आती हैं, कैंसर भी आ जाता है, डायबिटीज़ भी आती है, थायराइड का भी आ जाता है, आर्थराइटिस भी आती है, HIV एड्स इत्यादि सभी बीमारियां आती हैं अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट। लेकिन आप देखेंगे कि धड़ल्ले से विज्ञापन के माध्यम से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इवन मोटा पतला करना जो इसके विज्ञापन आते हैं, काला गोरा करने के जो विज्ञापन आते हैं, ये भी गलत है, भ्रामक है। ये भी जो कर रहा है वो इलीगल काम कर रहा है। हम लोगों ने ड्रग कंट्रोलर से कई बार इसकी कंप्लेन भी की, क्योंकि इसके ऊपर एक्शन लेना ड्रग कंट्रोलर का काम होता है। दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर ने कमेटी भी बनाई और हमारे को लेटर भी लिख के भेजा उसने कि मैं इनके ऊपर कार्रवाई करने जा रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई कार्रवाई मुझे लगता है सामने हुई नहीं, क्योंकि आप देखेंगे रोज़ दिन पर दिन विज्ञापन बढ़ते जा रहे हैं, कम होने की बजाय। देखिए, एक्शन लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, ड्रग कंट्रोलर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आता है, और इनका काम है ड्रग कंट्रोलर का जो इस तरह के विज्ञापन दे रहे हैं इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आज से 5 साल पहले सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें मैं भी गया था IME की तरफ से, और हमने ये बात बड़े ज़ोर से उठाई थी। एक ऋषिकेश में आपको याद होगा RK गुप्ता नाम का एक फ्रॉड था जो मिर्गी का इलाज करता था और इंडिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर था, जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट की, सबूत दिए, बाद में वो पकड़ा गया। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मेरे पास खबर आई कि उसको 5 साल की सज़ा आज 15 साल बाद मिली है। इसी तरह से एक मुनीर खान नाम का साइंटिस्ट अपने आप को कहता है, जो पहले डॉक्टर कहता था और टीवी के माध्यम से हर चैनल में बाकायदा विज्ञापन देता था और 15,000 की एक बोतल देता था, जिसकी हमने कंप्लेंट IMA के बिहाफ पे अथॉरिटीज़ को, ड्रग कंट्रोलर की, जो बाद में पकड़ा गया और उसको सज़ा हुई। तो इसमें कोई ना कोई कंप्लेनेंट होना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार ड्रग कंट्रोलर से बात की तो कहते जब तक कंप्लेनेंट नहीं होगा हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जनता को जागरूक होके, NGOs को आगे होके आना चाहिए जो कि इन लोगों की कंप्लेंट करे, जिससे इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सही कहा डॉक्टर बंसल ने। झोला छाप डॉक्टर एवं बाबाओं के खिलाफ कानून तो है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इनके विज्ञापन की भरमार होती है। इन पर नियंत्रण लगाना जरूरी है। इस पूरे एपिसोड का एक ही संदेश निकलता है, झोला छाप डॉक्टर एवं बाबाओं के मकड़जाल से नुकसान किसे हो रहा है? मरीजों को। पैसा खर्च हो रहा है मरीजों का, जान जाएगी मरीजों की। इसलिए जागरूकता आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। जागरूक हो जाइए। किसी भी बीमारी का अंदेशा होते ही बाबा और झोला छाप डॉक्टर के मकड़जाल में न फंसकर बीमारी से संबंधित डॉक्टर से संपर्क करें। कभी भी स्वास्थ्य संबंधी किसी सलाह की जरूरत हो तो द हेल्थ केयर टुडे के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल। क्या आप बीमार हैं? क्या अस्पतालों की लूट से बचना चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं कम पैसे में बेहतर इलाज?
स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी लेना चाहते हैं कानूनी मदद, तो हम हैं आपके साथ। संपर्क करें 0124 442 6059, 995 302 3767 या 999 046 5739।